हेलो बच्चों, कल हमने बीए सेकेंड ईयर में ब्रिटिश में प्रधानमंत्री पढ़ा था। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे की जाती है, प्रधानमंत्री पद की अनौपचारिकता क्या है, ये सब पढ़ा था। और ब्रिटिश के प्रधानमंत्री के कार्य और शक्तियाँ का पहला पॉइंट अभी थोड़ा सा बाकी था, वो पढ़ रहे थे। तो शुरुआत करते हैं। पहले पॉइंट में थोड़ा सा बाकी है, वो हम पूरा करें, फिर दूसरा पॉइंट लेंगे। तो कल हमने ये बात कही थी कि प्रधानमंत्री 1903 में वॉलपर ने लॉर्ड मिल्टन को उस समय उप निवेश मंत्री पद दिया था, जबकि वह दक्षिण अफ्रीका का उच्चायुक्त था और उसे संसदीय अनुभव बिल्कुल नहीं था। फिर भी उनको बना दिया था, क्या बनाया था, उप निवेश मंत्री। मैकडॉनल्ड ने सन 1924 में किसी भी दल से असंबद्ध भारत के अवकाश प्राप्त वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड को नौसैनिक मंत्री का पद दे दिया था। कब? 1924 में। क्यों? क्योंकि उस समय भारत आज़ाद नहीं था। तो प्रधानमंत्री वहाँ पे नौसेना मंत्री भारत के व्यक्ति को वायसराय के रूप में लगाया गया था। इससे भी अधिक उल्लेखनीय उदाहरण है कि जिसमें बॉल्डविन ने 1924 में चर्चिल को वित्त मंत्री नियुक्त कर दिया गया था। 1966 में हेरल्ड विल्सन ने पैट्रिक गार्डन वॉकर को विदेश विभाग के सचिव जैसा महत्वपूर्ण पद प्रदान कर दिया। यद्यपि वह आम चुनावों में हार गया था। ये घटनाएं सहयोगियों ने चुनाव में प्रधानमंत्री द्वारा अपनाए गए स्वयं विवेक की प्रतीक है। यानी तभी तो कहा कि इतना शक्तिशाली है वो, कुछ भी प्रधानमंत्री अपने विवेक द्वारा किसी को भी मंत्री पद पर रख सकता है, किसी भी मंत्री को विभाग दे सकता है। न केवल सहयोगियों के चुनाव वरन उसके बीच विभागों के वितरण में भी प्रधानमंत्री का निर्णय अंतिम होता है। इस संबंध में प्रधानमंत्री जो निर्णय करता है सामान्यतः उसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि पद अस्वीकृति का तात्पर्य न केवल संसद के उस कार्यकाल के लिए पदहीनता वरन सदैव के लिए ही मंत्री पद से वंचित रहना और कभी कभी तो राजनीतिक जीवन की समाप्ति हो जाती है। यानी पद देता है उनका कार्यकाल तो उनको लेना ही पड़ता है, नहीं ले तो कभी कभी उनको प्रधानमंत्री फिर कभी भी नहीं ले सकता। इसके डर से जो भी प्रधानमंत्री उनको पद दे या जो भी विभाग दे दूसरों को लेना ही पड़ता है। सर रॉबर्ट ऑन व्यापार मंत्रालय तथा वित्त मंत्रालय के प्रधान के रूप में अत्यंत सफलता के साथ कार्य कर चुके थे, लेकिन जब इन्होंने 1924 में बॉल्डविन द्वारा दिए गए श्रम सचिव का पद अस्वीकार कर दिया तो भविष्य में कभी भी किसी पद के लिए उनके नाम पर विचार नहीं किया गया। इसी प्रकार के अन्य भी उदाहरण हैं, लेकिन चर्चिल और एमडी जैसे कुछ अपवाद भी हुए। यानी जैसे प्रधानमंत्री ने कोई विभाग दिया है या कोई मंत्री बनाया और उन्होंने मना कर दिया तो भविष्य में वो राजनीति से चला जाएगा। एक दो अपवाद हो सकते हैं कि वो कभी उनको मना किया फिर भी उनको ले लिया, लेकिन ज़्यादातर जिस मंत्री ने मना कर दिया प्रधानमंत्री को वो भविष्य में कभी भी उस किसी पद के लिए आमंत्रित नहीं किया जाएगा। तो इस प्रकार से देख लो बच्चों कि प्रधानमंत्री की जितनी हमारे भारत में इतनी शक्ति नहीं है जितनी वहाँ शक्ति है, क्योंकि हमारे तो लिखित संविधान है तो सारा लिखा हुआ तो वो तो शक्ति मिलेगी। वहाँ अलिखित संविधान होते हुए भी इतनी शक्ति दी गई है और लोग पालन भी कर रहे हैं और उनके पद का महत्व भी हो रहा है। तो इस तरीके से ये बातें आ रही है। दूसरा कार्य या शक्ति में है मंत्रिमंडल का कार्य संचालन। यानी जो मंत्रिमंडल, जो दूसरे मंत्री जो कार्य कर रहे हैं उनका संचालन भी प्रधानमंत्री द्वारा ही किया जा सकता है। इसमें मंत्रिमंडल के अंत में
विधि के अनुसार यानी कानून के अनुसार मंत्रियों को पदच्युत करने का अधिकार सम्राट का विशेषाधिकार है, लेकिन व्यवहारिक ये परंपरा स्थापित हो गई है कि इस अधिकार का प्रयोग वह प्रधानमंत्री की मंत्रणा पर करेगा। यानी ये तो कहा गया है कि मंत्री को पदच्युत करना या पद से निकालना वो किसकी जिम्मेवारी है? ये सम्राट की जिम्मेवारी है, विशेष अधिकार सम्राट का। लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह से वो दूसरे मंत्रियों को पद से निकाल सकते हैं। प्रधानमंत्री को अधिकार है कि वह अपने एक या अधिक सहयोगियों की पदच्युत का या संपूर्ण मंत्रिमंडल के अंत की सिफारिश सम्राट से कर सकता है। वो मंत्रिमंडल को भी भंग कर सकता है, क्योंकि उसको सम्राट से सिफारिश पर, मंत्रिमंडल के अंत की सिफारिश पर सम्राट के सिफारिश प्रधानमंत्री का ही विवेक द्वारा वो करता है, लेकिन ऐसे ही परामर्श लिया जाता है। यदि प्रधानमंत्री स्वयं त्यागपत्र दे तो उसके त्यागपत्र के साथ स्वयं ही पूरा मंत्रिमंडल भंग हो जाएगा। यानी प्रधानमंत्री के लगे कि बस ये सही नहीं है और कार्य अच्छा नहीं हो रहा है, तो खुद त्यागपत्र दे दे तो सारे मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना ही होगा। तो इतना शक्तिशाली है। मंत्री कोई पर्सनल एक मंत्री को त्यागपत्र दे तो दूसरे मंत्रिमंडल ने नहीं देंगे, और सारे मंत्रिमंडल दे दे त्यागपत्र तो प्रधानमंत्री को भी त्यागपत्र देना पड़ेगा। और प्रधानमंत्री ने अकेले ने दिया त्यागपत्र तो मंत्रिमंडल को भी त्यागपत्र देना पड़ेगा। प्रधानमंत्री से अंतिम रूप से असहमत मंत्री को त्यागपत्र देना ही होता है। रॉबर्ट पील के शब्दों में, सामान्यतः यदि प्रधानमंत्री तथा उसके एक मंत्री में गहरा मतभेद उत्पन्न हो जाए और यदि ये मतभेद मंत्रियों में बातचीत द्वारा तय नहीं हो सके तो इसके परिणाम स्वरूप मंत्री को हटना पड़ेगा, प्रधानमंत्री को नहीं। कहने का मतलब पील ने अलग ही किया कि मंत्री और किसी में भेद हो जाए, मतभेद हो जाए और मतभेद में बातचीत में कोई मंत्रियों में दोनों में बातचीत द्वारा ये मतभेद नहीं मिटे तो परिणाम ये होगा उस मंत्री को हटना पड़ेगा, लेकिन प्रधानमंत्री नहीं हटेगा। मंत्रिमंडल के अंतर्गत ही मंत्रिमंडल के पुनर्गठन की शक्ति भी सम्मिलित है। लास्की के शब्दों में, वह अपने मंत्रिमंडल में जब चाहे तब और जैसे चाहे वैसे परिवर्तन कर सकता है। वो प्रधानमंत्री की इतनी शक्ति है कि वो विभाग कभी इस मंत्री को कभी उस मंत्री को फेरबदल कर सकता है, परिवर्तन कर सकते हैं उसके पद को, कोई रोकने वाला नहीं होता। तो प्रधानमंत्री अपने विवेक द्वारा कुछ भी कर सकता है। मंत्रियों में फेरबदल, मंत्रियों को हटाना, उनका विवाद होता है तो मंत्रियों को भी हटा सकते हैं। लास्की के कथन की पुष्टि किया एक उदाहरण से होता है कि 15 सितंबर 1981 में 1981 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री श्रीमती मार्गरेट थैचर द्वारा 6 कैबिनेट मंत्रियों को बर्खास्त कर दिया था और 10 मंत्रियों के विभागों में भारी परिवर्तन किए थे। मतलब उदाहरण भी कहा है उन्होंने लास्की ने कि मंत्री ये 1981 में ऐसा फेरबदल 10 मंत्रियों को परिवर्तन किया और बर्खास्त 6 को कर दिया था। मंत्रिमंडल के इन पुनर्गठन में दल के कुछ महत्वपूर्ण लोगों को मंत्रिमंडल से अलग कर दिया गया था। जून 1983 में अपने मंत्रिमंडल का निर्माण करने में भी प्रधानमंत्री श्रीमती थैचर द्वारा ऐसी ही स्वतंत्रता का परिचय दिया गया। प्रधानमंत्री की ये शक्ति मंत्रिमंडल पर प्रधानमंत्री को नियंत्रण बनाने रखने में सहायता होती है। इस तरीके से मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री को प्राप्त इस स्थिति के आधार पर लास्की और भी कहते हैं कि प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का केंद्र बिंदु है। वह उसके निर्माण, उसके जीवन और उसके अंत में केंद्रीय स्थिति रखता है। कुल मिलाकर इतने देखे कि उनके कार्य और शक्ति देखे गए तो मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री सबसे ज़्यादा शक्तिशाली वास्तविक रूप से कानूनी रूप से प्रधानमंत्री है। वहाँ पे अलिखित संविधान होते हुए भी प्रधानमंत्री की इतनी शक्तिशाली
ये एक अलग और तारीफ की बात या सम्मान की बात कही जा सकती है। अब है इसके अलावा प्रधानमंत्री न केवल मंत्रिमंडल का निर्माण वरन समस्त कार्यवाही का संचालन भी करता है। ये तो यही है, प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल की बैठकों का सभापतित्व करता है, बैठक भी वही करता है प्रधानमंत्री, और मंत्रिमंडल की कार्यविधि पर उसका नियंत्रण होता है। व्यवहार रूप से प्रत्येक मंत्री किसी मुख्य प्रस्ताव को प्रस्तुत करने के पूर्व प्रधानमंत्री की राय अवश्य ही लेता है और ये बात से मंत्रिमंडल का पथ प्रदर्शन बना लेती है। मंत्रिमंडल के निर्माण तथा नीति निर्धारण में प्रधानमंत्री को सर्वोपरि हाथ होता है, यानी नीतियाँ जो बनाते हैं वो भी मंत्रिमंडल प्रधानमंत्री की सलाह से ही नीतियाँ बनाए जाते हैं और कानून बनाए जाते हैं। यद्यपि मंत्रिमंडल के अंतर्गत विभिन्न विषयों पर गोपनीय किंतु स्वतंत्र विचार विमर्श की प्रक्रिया को अपनाया जाता है, तो विवाद विषय पर मतदान की प्रक्रिया को भी अपनाया जा सकता है। यानी को गोपनीय बात है उन पर भी विचार विमर्श प्रधानमंत्री ही करता है, और उसमें किसी बात के लिए विवाद हो जाए तो उसकी मतदान की प्रक्रिया भी प्रधानमंत्री की शक्ति द्वारा ही की जा सकती है, वही कह सकता है। किंतु सामान्यतः प्रधानमंत्री का विचार ही निर्णायक होता है और मंत्रिमंडल उसे अपने निर्णय के रूप में स्वीकार करते हैं, यानी अंतिम निर्णय प्रधानमंत्री लेता है और प्रधानमंत्री के निर्णय को ही मंत्रिमंडल स्वीकार करते हैं। अब है मंत्रिमंडल का अंत। इससे तो पॉइंट से पता चलता है कि वो मंत्रिमंडल अभी जो उसमें भी आया था, हमारे मंत्रिमंडल कार्य का संचालन में भी ये बात आई थी। मंत्रिमंडल का अंत यानी वो कभी भी त्याग पत्र मंत्रिमंडल से ले सकता है, विवाद होने पर भी उनको हटा सकता है, बर्खास्त कर सकता है। तो मंत्रिमंडल के अंत में विधि के अनुसार मंत्रियों को पद से निकालने का कार्य अधिकार सम्राट को विशेष अधिकार होता है, लेकिन व्यवहार रूप से परंपरा स्थापित हो गई है कि इस अधिकार का प्रयोग प्रधानमंत्री की मंत्रणा से ही होगा करेगा। यानी जो किसी मंत्री को हटाने का कार्य वैसे तो सिद्धांत के रूप में किसका है, विशेष अधिकार सम्राट का है, लेकिन व्यवहार में प्रधानमंत्री ही हटा सकता है। किसकी सलाह से? सम्राट प्रधानमंत्री से सलाह लेके फिर बाद में उनको हटाया जा सकता है, पद से निकाला जा सकता है। प्रधानमंत्री को अधिकार है कि अपने एक या अधिक सहयोगी की पद से हटा या संपूर्ण मंत्रिमंडल के अंत की सिफारिश सम्राट से कर सकता है। यानी मंत्रिमंडल को भंग करने की सिफारिश भी कौन कर सकता है? प्रधानमंत्री कर सकता है। वो उसमें बच्चों मंत्रिमंडल के कार्य संचालन में भी थोड़ा ये समझाया था बात कि वो त्याग पत्र दे सकता है, लेकिन मंत्रिमंडल के अंत में इसमें ये पॉइंट ज़्यादा लिखना। यदि प्रधानमंत्री स्वयं त्याग पत्र दे तो उसके त्याग पत्र के साथ पूरा मंत्रिमंडल भंग हो जाएगा। जो उसमें पढ़ा हमने कि जब प्रधानमंत्री त्याग पत्र दे तो पूरा मंत्रिमंडल को भी त्याग पत्र देना होगा, तो मंत्रिमंडल का उस समय अंत हो जाएगा, नई सरकार आ जाएगी। इस प्रकार से प्रधानमंत्री अंतिम रूप से असहमति मंत्री को त्याग पत्र दे देता है। और इसके बारे में रॉबर्ट ने भी कहा है कि यदि प्रधानमंत्री तथा उसके एक मंत्री में गहरा मतभेद उत्पन्न हो जाए और यदि वह मतभेद मंत्रियों में बातचीत द्वारा तय नहीं हो जाए तो परिणाम स्वरूप उनको हटाना पड़ेगा, यानी प्रधानमंत्री उनको हटा सकता है। इसके अलावा ये और भी कल हमने पढ़ा भी था, अभी आगे के पॉइंट में भी देखा था कि लास्की ने भी कहा था कि प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का केंद्र बिंदु होता है और वह उनके निर्माण और उसके जीवन के अंत में केंद्रीय स्थिति स्थापित करता है। इसके अलावा हमने आगे के वो भी पढ़ा कि ये इसमें भी डाल सकते हैं कि 15 सितंबर 1981 में प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर ने 6 कैबिनेट मंत्रियों को बर्खास्त कर दिया था अपने विवेक द्वारा और 10 मंत्रियों को इधर परिवर्तित कर दिया था। तो कहने का मतलब यही है कि प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का अंत कर सकता है, समाप्त कर सकता है। वो खुद त्याग पत्र दे तो मंत्रिमंडल कह नहीं सकते कि हम नहीं देंगे, उनको देना ही पड़ेगा। तो ये पूरा ही मंत्रिमंडल पूरा प्रधानमंत्री पर टिका हुआ होता है, इसलिए उनकी शक्ति इतनी हो गई है। उनके जो नीतियाँ वगैरह बनाई जाती है वो भी
प्रधानमंत्री की सलाह से ही मंत्रिमंडल को मानना ही पड़ता है। जो नीतियाँ कहे या जो भी नई योजनाएं हैं तो मंत्रिमंडल के सामने रखते तो मंत्रिमंडल मना नहीं कर सकता, क्योंकि वो कभी एक मंत्री ने किसी ने ऐसा किया तो उनको बर्खास्त भी कर सकते हैं। इस प्रकार से बच्चों प्रधानमंत्री की ब्रिटिश में बहुत ज़्यादा शक्ति और कार्य कहे जा सकते हैं। चौथा पॉइंट है शासन पर नियंत्रण। मंत्रिमंडल का अंत तो किया ही है, साथ में शासन पर भी नियंत्रण किया जा सकता है। जैसे कि सिद्धांत के रूप में देश का शासक प्रमुख राजा है, किंतु व्यवहार में शासन प्रमुख सभी अधिकारों का प्रयोग प्रधानमंत्री के द्वारा ही किया जाता है। शासन पर सर्वोच्च नियंत्रण रखने हेतु उनके द्वारा शासन के विभिन्न विभागों में समन्वय स्थापित किया जाता है। उसके द्वारा यानी प्रधानमंत्री के द्वारा ये कार्य विभिन्न विभागों के मंत्रियों में मध्यस्थता करते हुए और विभिन्न विभागों को आदेश निर्देश देते हुए किया जाता है। यानी शासन पर जो भी कार्य होता है वो नियंत्रण भी प्रधानमंत्री का ही होता है। राजकीय सम्मान प्रदान करने का कार्य सम्राट के द्वारा प्रधानमंत्री के परामर्श के आधार पर ही किया जाता है। यानी राष्ट्रीय सम्मान या राजकीय सम्मान, देश के लिए जो अच्छा कार्य करे, देश के लिए जो बलिदान दे, उनके लिए राजकीय सम्मान के बारे में, उनके घर वालों के राजकीय सम्मान में सम्राट के द्वारा की जाती है ये सम्मान, लेकिन परामर्श प्रधानमंत्री से लिया जाता है। इस प्रकार सभी महत्वपूर्ण राजकीय पदों पर नियुक्तियां या तो प्रधानमंत्री द्वारा स्वयं ही की जाती है या उसके परामर्श के आधार पर सम्राट द्वारा की जाती है। यानी सम्राट मुख्य न्यायाधीश की वगैरह नियुक्ति, राजदूत की नियुक्ति और विपक्ष की नियुक्ति, ये सब लॉर्ड सभा में विपक्ष की नियुक्ति वगैरह, ये सब नियुक्तियां देता है सम्राट, करता है कहने को नाम मात्र के लिए, लेकिन ये सारा परामर्श किससे लेता है? प्रधानमंत्री से लेता है। प्रधानमंत्री कहे उनको वो करता है। तो कहने का मतलब राष्ट्रपति से भी ज़्यादा शक्तिशाली उनके नाम से प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति के नाम से या सम्राट के नाम से ये शक्तियाँ यूज करता है प्रधानमंत्री। विपक्ष, राजदूत, न्यायाधीश, विभागीय प्रमुख गण, उपनिवेशों के गवर्नर, स्थायी आयोगों और बोर्ड के अधिकारी प्रधानमंत्री की कृपा पात्र है। यानी सबके उनको नियुक्तियां देना प्रधानमंत्री का ही कार्य है, जो वो सलाह देता है, लेकिन राष्ट्रपति से यह कार्य करवाते हैं। यद्यपि नियुक्तियां के संबंध में विभागीय मंत्रियों की राय ली जाती है, फिर भी प्रधानमंत्री का ही निर्णय अंतिम होता है। यानी मंत्रिमंडल से थोड़ा सा राय ली जाती है, लेकिन अंतिम निर्णय प्रधानमंत्री का ही हो सकता है। अंत में कोष का प्रथम लॉर्ड और कोष के संस्थान मंडल का अध्यक्ष होने के कारण कोष के उच्च पदाधिकार के चयन में प्रधानमंत्री की सहमति आवश्यक है। यानी जो विधि कोष है, जो पैसों का कोष है, उनका संस्थान मंडल कैसे खर्च करते हैं, क्या करना है, क्या योजना बनानी है, किस में खर्च करना है, क्या नई नीति बनानी, उस पैसों को खर्च भी प्रधानमंत्री के द्वारा ही, समिति द्वारा ये उस कोष से पैसे निकाले जा सकते हैं। वो जो कोष का मंत्री तो होता ही है, उसको उच्च पदाधिकारी होता है, लेकिन उनका चयन भी प्रधानमंत्री द्वारा ही किया जा सकता है। तो इस प्रकार से बच्चों हमने देखा कि प्रधानमंत्री के इतने मंत्रिमंडल का निर्माण, यानी सारे मंत्रियों का निर्माण भी वही विभाग वगैरह वही देता है। मंत्रिमंडल का कार्य का संचालन, जो कार्य करते हैं, नीतियाँ वगैरह बनाते हैं, वो प्रधानमंत्री द्वारा ही कहा जा सकता है और संचालन करता है। मंत्रिमंडल तो उनको कार्य को मानना ही पड़ेगा। मंत्रिमंडल का अंत त्याग पत्र वो मांग सकता है, कोई सही कार्य नहीं करेगा, कोई विवाद हो जाए तो भी वो त्याग पत्र मांग सकता है, मंत्रिमंडल को वो भंग कर सकता है। वो खुद त्याग पत्र देगा तो मंत्रिमंडल ऑटोमेटिक भंग हो जाएगी। और शासन पर नियंत्रण, सारे शासन व्यवस्था, यहाँ तक कि आय व्यय नियंत्रण, नीतियाँ वगैरह सब बनाने, सब मेन कहा जा सकता है प्रधानमंत्री। उनके द्वारा
उनके साथ मंत्रिमंडल भी कार्य करते हैं, लेकिन ज़्यादा अधिकार प्रधानमंत्री जो निर्णय लेता है वही निर्णय मंत्रिमंडल को मानना ही पड़ता है। वो सलाह दे सकते हैं मंत्रिमंडल, लेकिन आखिर में किसकी बात रहती है? प्रधानमंत्री का निर्णय ही रहता है। इसके अलावा मंत्रियों की नियुक्तियां संबंधी जो बड़े बड़े अधिकारी, राजदूतों की, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्तियां राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह से की जाती है। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। कल हम 5वां पॉइंट पढ़ेंगे, परराष्ट्रीय संबंधों का संचालन, यानी दूसरे देशों से जो संधि की जाती है, जो संबंध बनाए जाते हैं, उनका संचालन भी प्रधानमंत्री द्वारा किया जा सकता है। ठीक है बच्चों, कल हम ये 5वां पॉइंट पढ़ेंगे। तो आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे की जाती है, यानी लोकसभा के बहुमत दल के नेता की औपचारिकता, अनौपचारिकता कैसी है, बिना कानून के वो इतना पद हासिल कर दिया, और शक्ति में भी इनके इतनी बात देखी गई है। ठीक है बच्चों, कल हम 5वां पॉइंट पढ़ेंगे। बाय।